ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं हमारे इस शो में। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। पहली खबर मॉनसून, बारिश की कमी हुई पूरी, खरीफ बुआई पर क्या असर होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। शुरू होने जा रही है डिजिटल भारत निधि। क्या है ये निधि, क्यों शुरू हो रही है, क्या मकसद है, दूरसंचार विभाग की पहल है, क्या है इसको समझेंगे। असंगठित क्षेत्र में रोजगारों की क्या स्थिति, असंगठित क्षेत्र की इकाइयां कहां कितनी है, इस पर एक सर्वे आया। इसके अंदर टटोलेंगे कि रोजगारों की क्या स्थिति है। क्या बजट में बढ़ेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, तारीख आ गई है, 23 जुलाई को बजट आ रहा है, उम्मीदें लगने लगी हैं। उम्मीदें कितनी तर्क संगत हैं, न्याय संगत हैं, ये समझेंगे आज स्टैंडर्ड डिडक्शन के मोर्चे पर। इसके बाद बड़ी खबरें, पैकेजिंग को लेकर एफएसएसएआई ला रहा है नए नियम। क्या नए नियम हैं, क्यों लाए जा रहे हैं, क्यों जरूरी थे, ये सब समझेंगे। और सेबी कर सकता है पीएमएस पर कार्यवाही, क्यों कर सकता है, किन पीएमएस पर कार्यवाही हो सकती है, ये दिन की एक और बड़ी खबर है। जून के दौरान मानसून की बरसात में आई कमी की भरपाई पूरी हो गई है। जुलाई के पहले से 7 जुलाई के दौरान देश भर में औसत के मुकाबले 39% ज़्यादा बरसात हुई है, जिस वजह से सीजन के लिए औसत बरसात सामान्य से ज़्यादा हो गई है। जून के अंत तक औसत बरसात सामान्य के मुकाबले 11% कम थी। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 7 जुलाई तक देश भर में औसतन 225.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 221.6 मिलीमीटर बारिश होती है। सर, खरीफ के लिए क्या परिस्थिति बनती देख रहे हैं आप? बारिश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एक हफ्ते के भीतर रेनफॉल नॉर्मल सरप्लस से और नॉर्मल से सरप्लस में पहुंच गया, और यही भारतीय मानसून का सबसे विचित्र स्वभाव है, जो इस समय खरीफ की फसल के लिए संभावना और चुनौती दोनों पैदा कर रहा है। जो ताजे आंकड़े हैं उस हिसाब से 19 राज्यों में 7 जुलाई तक नॉर्मल और 7 राज्यों में उनमें करीब करीब एक्सेस और लार्ज एक्सेस रेनफॉल हुआ है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा और भारी बारिश हुई है, जो कि नॉर्मल से अधिक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2 राज्य अभी भी बचे हैं, बिहार जहां पर डेफिसिट दिख रहा है, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में डेफिसिट दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा 50% से ऊपर का डेफिसिट अब किसी भी राज्य में नहीं बचा है। तो इस दृष्टि से अगर आप मानसून की तस्वीर देखें भारत में, तो मानसून पूरे देश में सक्रिय है, पर यहीं से बड़ी चुनौती शुरू होती है। पिछले मनी सेंट्रल्स में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि इस बात की संभावना थी कि ला निना सक्रिय हो सकता है, और उसकी सक्रियता की संभावना जुलाई के बाद थी। लेकिन जिस तरह से जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश दिखी है हमें पूरे देश में, और तेज बारिश दिखी है, कुछ ही घंटों में भारी बारिश दिखी है, ये खेती के लिए चुनौती है। और बाढ़ अचानक आ गई है। आमतौर पर बाढ़ मानसून के जाते हुए दौर का परिदृश्य होता है। भारत में बाढ़ हमेशा अगस्त के महीने में, अगस्त के मध्य से शुरू होती है और सितंबर तक चलती है। लेकिन इस बार देश के एक बड़े हिस्से में पूरा का पूरा पूर्वोत्तर का हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। कुछ और राज्य है जहां छोटे छोटे हिस्सों में बाढ़ की समस्या है। ऐसी स्थिति में खरीफ को लेकर फिर अनुमान गड़बड़ा रहे हैं। हालांकि खरीफ की बुआई का आंकड़ा पिछले साल से 33% ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, जितनी तेज बारिश हो रही है, उसके बाद खरीफ के उत्पादन को लेकर अनुमानों में संशोधन हो सकता है। सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद इस योजना से जुड़ी 4 टॉप बीमा कंपनियों ने योजना के लिए अपना एक्सपोजर घटाया है, जिस वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान फसल बीमा के कवरेज में कमी देखने को मिली है। बीमा कंपनियों ने एक्सपोजर ऐसे समय में कम किया है जब उनको इस योजना के जरिए मिलने वाला प्रीमियम 19% से ज़्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान इस योजना के तहत करीब 4 करोड़ किसानों ने फसल बीमा कवर लिया था। सर, ऐसा क्यों हुआ? ये चौंकाने वाली खबर है। और भारत में इस समय जब फसल बीमा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा, हम अभी आपको बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून देरी से आता है और उसके बाद अचानक भारी बारिश करता है, तो फसल बीमा जो एकमात्र स्कीम है, हालांकि इसमें तमाम खामियां हैं, ढीली ढाली स्कीम है, लेकिन किसी तरह से ये थोड़ा बहुत कवरेज किसानों को दे रही थी, वहाँ प्रमुख सरकारी कंपनियों ने ही अपना कवरेज कम कर दिया है। AIC जो कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, SBI जनरल ने अपने क्रॉप इंश्योरेंस में अपना एक्सपोजर यानी अपनी हिस्सेदारी या इसका कवरेज कम कर दिया है। जबकि वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि
इस कंपनियों के पास अभी क्लेम्स के भुगतान की पूरी सही व्यवस्था नहीं बन पाई है। अब क्योंकि नई सरकार आ गई है और इस बात की चर्चा पिछले साल भी हुई थी कि ये सारी बीमा कंपनियां सीधे सरकार इनको नियंत्रित करती है, फसल बीमा देने वाली कंपनियां, तो इन्हें इनके कवरेज को बेहतर करने के लिए सरकार को इस बीमा स्कीम में, प्लान में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे और शायद कंपनियां इस बात का इंतजार कर रही हैं कि बजट के बाद क्रॉप इंश्योरेंस के ढांचे में थोड़े बहुत भारत में बदलाव होंगे। लेकिन फिलहाल ये एक्सपोजर गिरना और बीमा का कवरेज घटना फसल के लिए, किसानों के लिए क्लाइमेट चेंज के बीच चिंता का विषय है, अच्छी खबर नहीं है। देश में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए दूरसंचार विभाग डिजिटल भारत निधि की शुरुआत करने जा रहा है, जो मौजूदा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह ले सकता है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि का ड्राफ्ट जारी किया है और इस निधि में टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले योगदान का मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाओं का विस्तार करना हो सकता है। क्यों किया गया सर ये बदलाव और इसकी क्या जरूरत है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड लंबे समय से विवाद में भी है और सवालों के घेरे में भी है। देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को, चाहे वो फिक्स लाइन सेवा देती हों या मोबाइल सेवा देती हों, अन्य तरीके की सेवाएं देती हों, उन्हें अपने रेवेन्यूज़ पर एक खास हिस्सा, 1% के तौर में पर सरकार को देना पड़ता है और इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन यूएसओ फंड कहते हैं। इस फंड को इसलिए कलेक्ट करना शुरू किया गया था कि इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में, जहां आमतौर पर निजी कंपनियां निवेश नहीं करती हैं, वहां पर टेलीकॉम सेवाएं प्रोवाइड की जा सकेंगी। अब दिक्कत यह है और चुनौती यह है कि यह पैसा इकट्ठा है। अभी हाल में ही सरकार की तरफ से संसद को यह बताया गया था कि करीब 41,740 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कंपनियों ने यूएसओ फंड में 2022 तक किया है जिसका करीब 70% हिस्सा ही यूटिलाइज हुआ है, बाकी पैसा भी अनयूटिलाइज्ड है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब इसका नाम और स्वरूप बदलकर इसे एक डिजिटल भारत निधि के तौर पर लाया जा रहा है। इस निधि पर एक ड्राफ्ट दूरसंचार विभाग ने जारी किया है चर्चा के लिए। माना जा रहा है कि ये निधि और इसका पैसा ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज को बेहतर करने के लिए खर्च किया जाएगा। हालांकि दुविधा और उलझन सरकार के पास यह है कि खर्च कहाँ किया जाए। ग्रामीण इलाकों में जहाँ तक नेटवर्क का विस्तार होना था, वहाँ प्राइवेट कंपनियों ने नेटवर्क का विस्तार कर दिया है। टेलीफोन डेंसिटी डबल हो गई है भारत के कई हिस्सों में ज़्यादातर हिस्सों में मोबाइल सर्विसेज का विस्तार है। अब सरकार किन नई व्यवस्थाओं में इसका इस्तेमाल करेगी इस फंड को, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां कह रही हैं कि जब सरकार के पास प्रोजेक्ट ही नहीं है इसको फिनांस करने के लिए, ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो फिर ये चार्ज उनसे क्यों वसूला जा रहा है? इस चार्ज को लिया जाना बंद कर देना चाहिए। और इस दबाव के कारण ही डिजिटल भारत निधि का नया स्वरूप लाया गया है। अब हमें देखना ही होगा किससे किन परियोजनाओं को पैसा दिया जाता है और ग्रामीण इलाकों में कौन सी नई सेवाएं टेलीकॉम की इस परियोजना के जरिए शुरू की जाती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की इकाइयों को लेकर सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 22-23 के लिए जारी किए गए सर्वे से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इनफॉर्मल सेक्टर की सबसे ज़्यादा इकाइयां हैं और कोरोना के बाद इन तीनों राज्यों में इनफॉर्मल इकाइयों में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बिहार, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की इकाइयों में कमी भी आई है। सर, रोजगार की क्या स्थिति है? जिन प्रमुख राज्यों में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर की इकाइयाँ हैं, जिनका जो नाम आपके सामने भी शुभम ने बताया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ पर जो सबसे चौंकाने वाली खबर है और जो भारत के रोजगार परिदृश्य को और ज़्यादा चिंताजनक बनाती है, और आप जो आसपास बेरोजगारी देख रहे हैं या मजदूरी में कमी देख रहे हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स की गिरावट के कारण है। 2022-23 में इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स जो उत्तर प्रदेश में घटकर 1.57 करोड़ रह गए, जो कि 2015-16 में 1.65 करोड़ थे। यानी सबसे ज़्यादा इकाइयाँ हैं, पर उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार में कमी आई। पश्चिम बंगाल में भी डिक्लाइन दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में इंक्रीज दिखाई दी है इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स में। तो इन दो प्रमुख राज्यों में जहां सबसे ज़्यादा रोजगार की चुनौती है, वहां असंगठित क्षेत्र भी पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रहा है। और इस सर्वे से यह भी पता चला है कि कोविड के बाद जो नौकरियों का नुकसान या जॉब लॉसेस असंगठित क्षेत्र में हुए थे, उनकी अभी भरपाई नहीं हुई है। भारत में हमें ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में 80 से 85% रोजगार असंगठित क्षेत्र में ही आते हैं और वही भारत की रोजगार की मुख्य धारा है, वही मुख्य क्षेत्र है जहां से सबसे ज़्यादा लोगों को काम मिलता है। यूके में बनी नई सरकार की तरफ से टाटा स्टील को उसके पोर्ट
टॉल बोट प्लांट में जॉब कट करने से रोका जा सकता है। इसके लिए यूके की नई सरकार के प्रतिनिधि टाटा स्टील के साथ बातचीत कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए टाटा स्टील की तरफ से पोर्ट टालबोट प्लांट को बंद किए जाने की योजना है और इसके बंद होने से यूके में करीब 2800 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। टाटा स्टील यूके की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है। सर, भविष्य पर लेकर कुछ असमंजस है टाटा स्टील के? हाँ, टाटा स्टील को लेकर शेयर बाजार में भी काफ़ी उत्सुकता थी, क्योंकि ब्रिटेन में जो लेबर की नई सरकार बनी है उसका असर टाटा स्टील का जो यूके प्लांट है उसकी सबके भविष्य पर पड़ सकता है, खासतौर से पोर्ट टालबोट प्लांट को लेकर। आपको याद होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी ने, जो टोरी पार्टी सत्ता में थी, ऋषि सुनक ने 500 मिलियन पाउंड का एक रेस्क्यू पैकेज दिया था इस प्लांट के तहत इसको शिफ्ट किया जाना था। और ये पुराना प्लांट है, इसकी फर्नेस पुरानी है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस पैकेज के जरिए वहाँ पर नया निवेश करके इस उत्पादन क्षमता को बेहतर किया जाना चाहिए था, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ 2800 नौकरियां भी जानी थी। लेबर पार्टी इससे बहुत सहमत नहीं दिखाई दी थी। अब ये माना जा रहा है कि जब लेबर सरकार बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में आई है तो वो इस पूरी डील को नए सिरे से वर्कआउट कर सकती है, रिवर्क कर सकती है, और इसका असर टाटा स्टील में निवेश की और भविष्य की संभावनाओं पर पड़ेगा। अब खबर बजट से जुड़ी। बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैंक बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री की जो सीमा है उसको बढ़ा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट भाषण में इसका ऐलान कर सकती हैं। अभी बैंक खातों पर मिलने वाला 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होता है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर सकती है। सर, कितनी तर्कसंगत लगती है आपको ये मांग? क्या ये वाकई हो सकता है? इस मांग के दो पहलू हैं। हालांकि सरकार अपने पिछले 10 साल में टैक्स रियायतें देने के मामले में, खासतौर से मध्य वर्ग को टैक्स रियायतें देने के मामले में कतई उदार नहीं रही है। सरकार का जो स्थापित सिद्धांत है, जो टैक्स फिलॉसफी मोदी सरकार के साथ आई, वो ये थी कि बचतों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। नई टैक्स स्कीम में इनकम टैक्स की दर कम रखी जानी चाहिए, बचतों की जिम्मेदारी लोगों की अपने पास होनी चाहिए, सरकार टैक्स की दर कम कर सकती है। उस सिद्धांत पर देखें तो ये रियायत संभावित नहीं लगती। पर इसमें एक और पेच है। पेच ये है कि अब बैंकिंग उद्योग सरकार से ये कह रहा है कि उसे बैंक जमा में जो डिपॉजिट्स पर ब्याज लगता है उसमें रियायत बढ़ानी चाहिए, नहीं तो लोग बैंकों में पैसा रखने को तैयार नहीं है। आपको हम बताते रहे हैं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंकों के गिर रहे हैं इस स्तर तक कि HDFC को अपना लोन बेचना पड़ रहा है। बैंकों के पास फंड्स की कमी है, क्योंकि बाहर बेहतर रिटर्न के विकल्प उपलब्ध हैं बाजार में, जहां 10%, 8%, 9% का रिटर्न मिलता है। बैंकों में पैसा रखने पर आपको FD के बाद 25,000 रुपये, 10,000 रुपये तक के अतिरिक्त जितना भी ब्याज होता है उस पर आपको भारी टैक्स देना पड़ता है। खासतौर पर रिटायर्ड और पेंशन वाले लोग, ऊंची आय वाले लोग जिनके पास 20% और 30% के स्लैब में आते हैं, उनके लिए ये ब्याज खासा भारी पड़ता है। बैंकिंग उद्योग ने सरकार से इस बात की अपील की थी कि उसे बैंक बचतों पर रियायत बढ़ानी चाहिए, और तभी लोगों को इस बात के लिए आकर्षित किया जा सकेगा क्योंकि उनका नेट टू टैक्स रिटर्न अपने FD पर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तब लोग पैसा बैंकों में रखेंगे। और इसलिए प्रस्ताव चर्चा में है कि शायद जो बैंक डिपॉजिट पर टैक्स की छूट की सीमा, इंटरेस्ट पर टैक्स छूट की सीमा है, वो 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जा सकती। पर यहाँ एक बड़ा पेंच है। जैसे ही सरकार ने डिपॉजिट्स पर रियायत की दर बढ़ाई, वैसे बाकी डिपॉजिट स्कीमों पर भी सवाल उठना शुरू होगा, क्योंकि और भी डिपॉजिट स्कीम है, स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, उनको लेकर भी हैं। तो क्या सरकार बचतों को रियायत देने का नया दौर शुरू करेगी? और अगर ये शुरू करेगी तो फिर बचतों को लेकर जो टैक्स रियायत ना देने की फिलॉसफी उसका क्या होगा, ये देखना होगा। लेकिन बैंकों का दबाव भारी है सरकार पर, इसलिए ये एक ऐसी रियायत है जिसे शायद सरकार कहीं बीच में फिट कर सकती है, और इसे पुरानी टैक्स स्कीम के लोगों को इसका थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। वित्त मंत्रालय नई टैक्स व्यवस्था को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। आगामी बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए सालाना किए जाने की घोषणा है। माना यह जा रहा है कि मध्यम वर्ग के लिए खर्च योग्य आय को बढ़ाने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। सर, ये इसकी संभावना आपको कितनी दिख रही है? हर बजट से पहले ये चर्चा जरूर आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, क्योंकि सैलरीड के लिए ये कानों में संगीत के तरीके से है। वेतनभोगी लोग हमेशा ये चाहते हैं कि सरकार बजट से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की रियायत में बढ़ोतरी कर दे। नई जो टैक्स स्कीम है, जो अब तो 2 टैक्स स्कीम है, पुरानी और एक नई। पुरानी में TC और बाकी बचतों का फायदा मिलता है। नई टैक्स स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए फिर ये प्रस्ताव सरकार के मेज पर, एजेंडे पर आया है।
हालांकि इसकी संभावना कितनी है देखना होगा, जिसमें 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा की जानी चाहिए, जिसका सीधा लाभ सैलरीड लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को मिलता है। लेकिन इसका जो रेवेन्यू आउटगो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये बात संभव है। दूसरी तरफ ये भी विचार किया जा रहा है कि स्लैब्स में चेंज कर दिया जाए, जो नई रिजीम है। तो यदि सरकार स्लैब में चेंज करती है तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी होने की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि स्लैब का गैप बढ़ाने से एक बड़ा हिस्सा टैक्स की रियायतों के दायरे में आ जाएगा, या वो टैक्स की इनकम टैक्स चुकाने का जो मिनिमम स्लैब है उससे बाहर निकल जाएगा। पर यह हमेशा दुविधा है, और अगर सरकार इस बात की संभावना कम ही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि नई टैक्स रिजीम को सरकार स्टेब्लिश करना चाहती है और धीमे धीमे ये चाहती है कि लोग पुरानी टैक्स रिजीम से निकलकर बाहर आएँ। हालांकि परंपरा के मुताबिक बजट से पहले पुरानी चर्चाएं भी हैं, जिसमें कि 80C में इनकी लिमिट बढ़ाने की बात है, जो अभी तक नहीं बढ़ी है। इनकम टैक्स के सिलसिले में एक चीज़ महत्वपूर्ण है समझना कि क्या सरकार के लिए इस बजट में वो ऐसा कर सकती है और उसे करना चाहिए। हाउसिंग के लिए ज़रूर प्रोत्साहन बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की कीमतें हाउसिंग में बढ़ी हैं बाज़ार में, बहुत सारे लोग अधिसंख्य लोग अब लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग उनके लिए उपलब्ध नहीं है। तो हाउसिंग मार्केट को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार को किसी न किसी तरीके की टैक्स रियायतें मध्य वर्ग के लिए ज़रूर देनी चाहिए। ऐसा बाजार मांग रहा है, परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। जून के दौरान मानसून की बरसात में कमी और भीषण गर्मी का असर गाड़ियों की बिक्री पर पड़ रहा है। गाड़ियों की मांग में कमी की वजह से ऑटो डीलर्स के पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक देश भर में डीलर्स के पास इतना स्टॉक पड़ा है जो 62 से 67 दिन की जरूरत पूरा कर सकता है। फाडा का यह भी मानना है कि कर्ज पर ज़्यादा ब्याज की वजह से उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। सर, मांग की दृष्टि से इसे कैसे समझा जाए? यह बेहद चुनौतीपूर्ण खबर है और इस पर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऐसी स्थिति में जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछली तिमाही सरकारी आंकड़ों में अच्छी रही, तेज विकास दर दिखाई दी, कंपनियों के पास, ऑटो डीलर्स के पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 77,000 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो वाहन कंपनियों के पास, उनमें एवरेज टिकट साइज, एवरेज प्राइस 9.5 से 10 लाख रुपए का है, जिनकी इन्वेंट्रीज दिखाई दे रही, और 67 दिन की इन्वेंट्रीज हैं। यानी ऑटोमोबाइल मार्केट में जो पूरा पेंटअप डिमांड और जो वेटिंग का पूरी प्रक्रिया थी वो मार्च अप्रैल तक खत्म हो गई। और जिन लोगों ने कोविड के दौरान से अपनी गाड़ियां बुक करानी शुरू की थी, खरीदने की तैयारी की थी, जो फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर की सप्लाई के कारण शॉर्टेजेस थी, वो सारा सप्लाई का चक्र पूरा हो गया और अब नई मांग डीलर्स के पास नहीं आ रही है। नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है, और इसका असर हमें आने वाले समय में दो चीज़ों पर दिखाई देगा। एक तो औद्योगिक उत्पादन और जीएसटी कलेक्शन पर दिखाई देगा, क्योंकि कारों की बिक्री बहुत घटी है। 67 दिन की इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री होती, काफ़ी लंबा समय होता। आमतौर पर 40 से 45 दिन की इन्वेंट्री की बात की जाती है ऑटोमोबाइल डीलर्स के बीच में मैनेज करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि डीलर्स के ऊपर फिनांस की कॉस्ट बढ़ने की संभावना है, और तीसरा यह है कि इस स्थिति में अब सारी निगाहें इस बात पर होंगी कि बारिश के बाद जो बिजी सीजन आ रहा है उसमें क्या वापस कारों की मांग रिवाइव होगी, क्योंकि हम आपको बताते रहे कि छोटी कारों की बिक्री अब खत्म हो चुकी है, और अब जो कार खरीदने वाले हैं बाजार में वो 10 लाख रुपए, 9.5-10 लाख रुपए से ऊपर की कारें खरीद रहे हैं, और ऐसे ग्राहकों की संख्या सीमित है। इस तिमाही के बाद अगली तिमाही में ऑटो कंपनियों को अपने उत्पादन शेड्यूल्स में भी बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री की स्थिति उनके लिए आने वाले समय में उत्पादन में कटौती का दबाव बनाएगी। दिल्ली एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र में घरों की औसत कीमत पिछले 5 साल में करीब 50% बढ़ चुकी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनरॉक का कहना है कि कीमत में ये तेजी ऊंची मांग के कारण आई है। दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल घरों की औसत कीमत जनवरी से जून 2024 में 49% बढ़कर 6800 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है, जो 2019 में 4565 रुपये प्रति वर्ग फुट हुआ करती थी। सर, ये कुछ बबल जैसा लग रहा है क्या? हाँ, इसकी संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि हमने अभी आपको पिछले सप्ताह इकोनॉमिका में बताया था कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 1 साल के अंदर कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, और ख़ासतौर से ये बढ़ोतरी 1 करोड़ रुपए, 50 लाख, 75 लाख रुपए से ऊपर के मकानों के तौर पर दिखाई दी। अब आंकड़ा अगर आप 5 साल का देखें तो 50% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। 50% का इन्फ्लेशन हाउसिंग मार्केट में स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति तो इस इन्फ्लेशन के साथ हाउस खरीदने नहीं जा रहा है। तो जिन प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ रही हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ सुपर रिच के लिए की या हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ हैं।
ये इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ आमतौर पर फर्स्ट टाइम बायर्स नहीं खरीदते हैं शुभम। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट होते हैं, और इसलिए इस बात की चर्चा अब धीमे धीमे बाजार में शुरू हो गई है कि ये जिस तरीके की डिमांड दिखाई दी और जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, उनका असर आने वाले समय में किसी बबल के तौर पर निकलकर सामने आ सकता है। हमने आपको बताया भी था इकोनॉमिक में कि बहुत सारा पैसा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो भी खासतौर से हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ सरकार को शायद बजट में कुछ ना कुछ दखल देना होगा। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि हाउसिंग सेक्टर का रिवाइवल इस बजट से फिर शुरू करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वहीं से मकान के किराए में, कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी कमी आएगी और बाजार में डिमांड और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की भी गुंजाइश बनेगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। फूड रेगुलेटर FSSAI ने पैक्ड फूड की पैकेजिंग को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के बाद पैक्ड फूड कंपनियों को फूड पैकेट पर खाद्य सामग्री की न्यूट्रिशन जानकारी बोल्ड और साफ अक्षरों में छापनी होगी। साथ में पैक्ड फूड में कितनी चीनी, नमक, फैट, ये सब चीज़ें हैं, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। इन नियमों से ग्राहकों को फूड पैकेट खरीदते समय आसानी होगी और क्या कुछ है इस खाद्य में ये वो समझ पाएंगे ईजिली। सर, ये बदलाव कितना अहम है, कितनी ज़रूरत थी इसकी? बेहद ज़रूरी था, और भारत के उपभोक्ताओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो उत्पाद खरीद रहे हैं उसके भीतर क्या है। पहली चीज़ तो ये कि अधिकांश लोग, शायद आप भी, अधिकांश लोग कोई भी खाने वाला सामान खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट तो चेक करते हैं, पर उसके ऊपर जो महीन महीन अक्षरों में टेबल में लिखा होता है ना, उसे नहीं पढ़ते, ना जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग बहुत उत्सुक होते हैं वो जानते हैं, और उसमें भी जो जानकारियाँ दी जाती वो कंपनियाँ सरोगेट छिपी हुई जानकारियाँ देती हैं। जैसे उसमें एनर्जी की मात्रा कितनी है, पूरे पैकेट में उसे 100 ml या 100 mg में बता दिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट खरीदते समय। एक तो भारत में प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझने की लिटरेसी है, साक्षरता कम है, अधिकांश लोगों को उसका पता नहीं होता। और दूसरी चीज़, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है, अधिकांश भारतीय भाषा बोलने वाले लोग उस प्रोडक्ट की वो जानकारी अपनी अंग्रेजी में पढ़कर समझ भी नहीं सकते। और तीसरी बड़ी चीज़ है कि ये सारी जानकारी बेहद छिपाकर छद्म रूप में की जाती है। तो FSSAI को इसकी सुधाई है और उसने नए गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के आधार पर अब कंपनियों को 3-4 बड़े काम करने होंगे। एक तो डाइटरी चॉइसेस को, कौन क्या खाता है उसको स्पष्ट रूप से लिखना होगा, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का, इसके निशान अभी दिखते हैं आपको पर लाल और हरे रंग के। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी जानकारियों का विस्तृत ब्यौरा देना होगा, जिसमें कैलोरी काउंट होगा, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जानकारी देनी होगी उसमें, और इसके अलावा ट्रांस फैट की भी जानकारी देनी होगी। खासतौर पर भारत के स्नैक्स में ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी बड़ी होती है। अब ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि भारत में एक बड़ी आबादी को हाइपरटेंशन की, शुगर की समस्याएं मौजूद हैं। ये जानकारी कंपनियां कितने स्पष्ट रूप से देंगी, ये हमें आने वाले समय में पैकेजिंग के आधार पर पता चलेगा। इससे उनकी लागत में भी बढ़ोतरी होगी, उनको और ज़्यादा जानकारी लेवल पर छापनी होगी। अनरेगुलेटेड तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवा देने वाली फर्म को लेकर बाजार नियामक सेबी चिंतित है। बड़ी संख्या में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अभी भी सेबी की पहुंच से बाहर हैं। ये PMS हाउस बॉलीवुड अभिनेता, क्रिकेटर, सीनियर प्रोफेशनल, बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ अमीर निवेशकों का पैसा संभालते हैं। सेबी के पास अभी 438 PMS फर्म रजिस्टर हैं, जो करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का फंड संभाल रही हैं। सर, क्या कार्रवाई सेबी कर सकता है? ये भारत का सबसे नया उभरता हुआ बाजार है, जिसमें 100 से अधिक कंपनियां सेबी के रजिस्ट्रेशन में भी नहीं हैं। भारत के अब अधिकांश हिस्सों में हाई नेटवर्थ या मिड नेटवर्थ इंडिविजुअल, छोटे उद्यमी, व्यापारी और कारोबारी PMS सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके जरिए स्टॉक मार्केट में अपना निवेश करते हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपए का AUM भारत की PMS के पास मौजूद है। काफ़ी बड़ा नंबर है ये अपने आप में। 438 फर्म्स है। सेबी ने पाया है कि इसमें बहुत सारी कंपनियां सेबी के सवालों का जवाब ही नहीं देती। बहुत सारी कंपनियां अपने बारे में, जो PMS कंपनियां हैं, वो अपने फंड्स के इस्तेमाल को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है, उन नियमों को की सूचना भी नहीं देती हैं। और अब धीमे धीमे भारत में एक नया वर्ग, निवेशकों का एक नया वर्ग आया है, जो स्टॉक मार्केट में सीधे निवेश नहीं करता, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता। वो हाई नेटवर्थ बड़े इंडिविजुअल्स हैं, उनके फंड को ये कंपनियां मैनेज करती हैं और ये पैसा इनमें जा रहा है। और इसलिए आने वाले समय में सेबी इन कंपनियों पर और ज़्यादा सख्ती कर सकती है और इनकी सूचनाओं को सार्वजनिक कर सकती है, क्योंकि भारत में एक उच्च मध्यम वर्ग है, जिसके लिए
जिसका कि इन्वेस्टमेंट फंड को ये कंपनियां स्टॉक मार्केट में ले जा रही हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च पर सेबी ने एक नया आरोप लगाया। सेबी ने कहा कि अदानी ग्रुप के खिलाफ अपनी रिपोर्ट के पब्लिश होने से करीब 2 महीने पहले ही हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट की एक कॉपी न्यूयॉर्क हेज फंड मैनेजर मार्क किंडन के साथ शेयर की थी। इस रिपोर्ट की मदद से हेज फंड ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में शेयर में बड़ा उतार चढ़ाव से बड़ा लाभ उठाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों में $150 अरब की भारी गिरावट आई थी। सर, अब ये आगे मामला किस दिशा में जाता दिख रहा है? देखिए शुभम, सेबी ने जो नई जानकारी दी जो महत्वपूर्ण है, और अब ये पूरा विषय किंगडन के आसपास शिफ्ट हो रहा है, जिसकी कोटक फंड के साथ रिश्तेदारी या हिस्सेदारी स्पष्ट रूप से सामने आई है। पहली चीज तो ये कि किंगडन वो महत्वपूर्ण मर्चेंट बैंकर जो इन्वेस्टर था जिसने भारतीय बाजार में शॉर्ट सेलिंग की थी। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट सबसे पहले इस कंपनी को दी थी और उसके बाद इस कंपनी ने शॉर्ट शेयरिंग शुरू की थी। ये भी बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी कि किंगडन ने करीब 83 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पोजीशंस में इनिशियली किया था, जो सेबी ने अपने प्रस्ताव में बताया था। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि हिंडनबर्ग भी स्वीकार कर चुका है कि उसने शॉर्ट सेलिंग की और इससे पैसा लिया है। ये भी स्पष्ट रूप से सामने, क्योंकि वो घोषित रूप से शॉर्ट सेलर है। तो अब नई पड़ताल में सेबी को किंगडन पर शिकंजा कसना होगा, और किंगडन पर शिकंजा कसने के साथ भारतीय बाजार में कौन और उसके सहयोगी थे जिनके जरिए ये पूरी शॉर्ट सेलिंग की गई, इसकी जानकारी सामने आएगी। तो ऐसा लगता है कि मामला बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि सेबी का शोकॉज नोटिस ये बताता है कि वो किंगडन पर किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि हिंडनबर्ग वो क्या कानूनी कार्रवाई होगी, किंगडन के साथ यहाँ काम करने वाले जो बाकी लोग थे उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। फ्रांस के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। वामपंथी दलों का गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत चुका है, जबकि तेजी से उभर रहे दक्षिणपंथी दलों की सीटें तीसरे नंबर पर हैं। राष्ट्रपति मैक्रों का सत्तारूढ़ दल, जिसे फ्रांस में सेंट्रिस्ट माना जाता है, उनकी सीटें दूसरे स्थान पर आई हैं। हालांकि वहां पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सर, क्या असर होगा इन नतीजों का? नेशनल पॉपुलर फ्रंट, न्यू पॉपुलर फ्रंट ने फ्रांस के चुनाव को चौंका दिया है। जिस तरीके की संभावना ब्रिटेन के चुनाव में थी कि लेबर पार्टी निकल कर आएगी, ये बात सबको पता थी, पर फ्रांस के चुनाव में फार राइट ली पेन की पार्टी की जीतने की संभावना थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जो एग्जिट पोल से संकेत मिले हैं कि वहाँ लेफ्ट न्यू पॉपुलर फ्रंट सबसे आगे है, और सेंट्रिस्ट मैक्रोन की पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन वो दूसरे नंबर पर है, और राइटिस्ट विंग सबसे तीसरे नंबर पर है। इसके बाद बाजारों में खासी सनसनी और है। यूरो की कीमतों में हमने गिरावट देखी, क्योंकि बाजार उस तरीके की संभावनाएं बनाए बैठा हुआ था कि फार राइट पार्टी लिपेन की सत्ता में आएगी, और इसलिए यूरो में थोड़ी हमें गिरावट दिखाई दी। लेफ्ट विंग पार्टी के एजेंडे को लेकर बाजार पूरी तरह से, वित्तीय बाजार पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये ग्रुप जिस तरीके के वादे करते हुए आया है कि सरकारी कर्मचारियों और सिविल सर्वेंट्स की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी करनी होगी, हाउसिंग सब्सिडी में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, और हेल्थ केयर पर ज़्यादा निवेश किया जाएगा, ये चीज़ें बाजार की तैयारी में नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद फ्रांस में राजनीतिक रूप से अस्थिरता का दौर बनता दिख रहा है, क्योंकि वहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत किसी भी दल को मिलने की संभावना नहीं है। अब वो गठबंधन लेफ्ट और सेंटर के बीच में होगा या सेंटर राइट के बीच में होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका असर हमें यूरोप और उसकी राजनीति पर, और इसके अलावा अटलांटिक के उस पार अमेरिका की राजनीति पर भी दिखाई देगा, क्योंकि संभावनाओं के मुताबिक राइट विंग के या दक्षिणपंथी पार्टियों के उभार के बीच हम लेफ्ट विंग की वापसी होती हुई देख रहे हैं। इसका असर स्टॉक मार्केट, दुनिया के निवेश पर भी दिखेगा। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। देश में जैसे जैसे OTT सेवाओं का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे DTH सेवाओं के ग्राहक घटने लगे हैं। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान DTH ग्राहकों की संख्या में 30 लाख से ज़्यादा की गिरावट आई है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान देश में 6 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा DTH ग्राहक हुआ करते थे, जो वित्त वर्ष 23-24 में घटकर 6 करोड़ 20 लाख रह गए हैं। जहाँ एक और बैंक डिपॉजिट बढ़ाने के लिए ब्याज दरें लगातार बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रमुख NBFC कंपनी बजाज फाइनेंस ने ट्रेंड के विपरीत कदम उठाया है। बजाज फाइनेंस ने अपने ऊपरी स्लैब के ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 42 महीने की FD पर अब 8.40% ब्याज मिल रहा है, जो पहले 8.60% था। सीनियर सिटीजन के लिए भी ब्याज दरों में कटौती की गई है।
चालू वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही के कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 8 जुलाई को कुछ छोटी कंपनियों के वित्तीय परिणामों की घोषणा हुई। 9 जुलाई को डेल्टा कॉर्प के परिणाम आएंगे। अगले हफ्ते बड़ी कंपनियों के नतीजे शुरू होंगे। ज़्यादातर कंपनियां राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आप अगर कंपनियों के नतीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं, उन पर कोई कॉल लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दोनों शो हेलो मनी 9 और बीच बाजार को देखना ना भूलिए। सरकार ने मासिक जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों के आधिकारिक तौर से जारी करने बंद कर दिया है। पिछले हफ्ते जून कलेक्शन के जो आंकड़े मीडिया में आए वे प्रेस सूचना ब्यूरो की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। पहले सरकार पहले हफ्ते में पिछले महीने के आंकड़ों को जारी करती थी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? डीटीएच मार्केट में बड़ा फेरबदल हो रहा है। आमतौर पर भारत में डीटीएच की मांग स्पोर्ट्स इवेंट्स के समय सबसे ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस समय काफ़ी लंबे समय तक पूरे दिन भर बैठकर लोग मैच देखते थे। भारत के सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स अब ओटीटी पर शिफ्ट हो गए हैं। खास हाल फिलहाल में जितने इवेंट हुए उनको लोगों ने मोबाइल पर देखा है, और इसके बाद डीटीएच कंपनियों के रेवेन्यूज़ में तेज गिरावट आने की संभावना है। टाटा प्ले का तो रेवेन्यू 2024 में गिरा था। टाटा प्ले, डिश टीवी, भारती, ये सारी डिश कंपनियाँ अब ग्राहकों में और सब्सक्रिप्शंस में कमी का सामना कर रही हैं। ये बड़ा शिफ्ट होने वाला है। और दूसरा, जीएसटी के आंकड़ों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सरकार आमतौर पर जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े महीने के पहले हफ्ते में जारी करती है, पर इस बार अधिकृत रूप से सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने नहीं लाए गए। क्या वजह है बाद में पता चलेगी। लोग ये तमाम चर्चाएँ इस बात की हैं कि आंकड़ों में नए सिरे से कुछ काम हो रहा है, जिसके बाद पता आएगा। लेकिन ये थोड़ा रहस्यमय सा है कि सरकार जिस जीएसटी के कलेक्शन को हर महीने अपनी सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी बनाकर बताती थी, जुलाई के आंकड़े को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम